तो हम जो है लास्ट लेक्चर में कुछ टाइट्रेशन की बातें कर रहे थे, है ना? टाइट्रेशन की ही बातें कर रहे थे ना जनता? हाँ, तो हम कुछ टाइट्रेशंस की बात कर रहे थे। हमने रिडॉक्स टाइट्रेशंस लिखना शुरू किया था, जिसमें आइडियोमेट्रिक टाइट्रेशंस लिखे थे हमने, उसके रिएक्शंस आइडियोमेट्रिक टाइट्रेशंस लिखे थे। और मैंने तुम लोगों को कुछ होमवर्क दिया था कि कुछ प्री रीड करो, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, वॉल्यूम देख पाओ तो ठीक है, लेकिन ये जरूर देख के आना डिटेल्स अबाउट CaOCl2, राइट? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ना, या ब्लीचिंग पाउडर का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट CaOCl2 देखा। वॉल्यूम समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, तो मैंने इसलिए तो कहता हूँ कि तुम पढ़ो। समझ में नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, समझाएंगे तो हम, उसकी टेंशन नहीं है। तो पढ़ के आना है, पढ़ के रियलाइज करना है कि क्या समझ में आया क्या नहीं आया, फिर जब क्लास में करेंगे तो क्लियर होगा। चलो तो भाई जनता, अपन बातें कर लें जरा। इधर एन फैक्टर वन फैक्टर की बातें करनी थी अपने को, CaOCl2 की, है ना? ये ऊपर अपन लोगों ने जैसे देखा था कि किसका ऑक्सीडेशन हो गया, किसका रिडक्शन हो गया, ये सब बातें लिखी थी। तो इधर CaOCl2 में देखना है, इसका इन्फेक्टर काम आएगा अपने। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बेटा इसका एक स्पेसिफिक केस है जिसपे चीजें पूछी हुई जाती हैं। जैसे कई बार लोगों को क्या लगता है कि कैल्शियम पे +2 आ गया और ऑक्सीजन पे अगर -2 आ गया तो Cl पे दोनों पे क्या आ जाएगा इस तरीके से। अगर इस तरीके से लिखेंगे तो Cl में x लिख दोगे तो x की वैल्यू दोनों पे क्या आ जाएगी, 0 आएगी, है ना? तो ये नहीं करना है, मतलब ये पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको पता करने के लिए बोला था। तो हम लिख लेते हैं इसको यहाँ पर नीचे ही कि CaOCl2 जो होता है, CaOCl2 जो होता है, दिस कंप्राइजेज ऑफ Ca+2, Cl नेगेटिव और OCl नेगेटिव। अब OCl नेगेटिव में ऑक्सीजन पे होता है -2 और क्लोरीन पे होता है +1, तो एक क्लोरीन +1 में और एक क्लोरीन -1 में। तो नेट जो है, ये बस अपने को पता होना चाहिए कि CaOCl2 के अंदर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के अंदर, क्लोरीन की दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, +1 और -1, ये पता होना चाहिए। तो इसलिए कैल्शियम जो है वो +2 में है, ऑक्सीजन जो है -2 में है, एक क्लोरीन -1 और एक क्लोरीन +1 में रहता है ना? एक्सेप्शन नहीं कहेंगे विजिक्षु इसको, अपन इसको एक्सेप्शन नहीं कहेंगे, हमको ये पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल कैसा एग्जिस्ट करता है। इसमें कुछ एक्सेप्शन वाली बात नहीं है। क्लोरीन -1 में भी हो सकता है, +1 में भी हो सकता है, हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखी थी, है ना? एवरेज 0 आएगा बिल्कुल। तो एक्स वाले मेथड से मैंने पहले भी कहा था बेटा कि एक्स वाले मेथड से आपके पास एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आती है ना? हाँ, तो ये अपने को स्पेसिफिक केसेस पे चीजें पूछी जा सकती हैं क्योंकि आपके एनसीईआरटी में गिवन है और पूछी गई भी हैं पहले, इसलिए इसको पता होना जरूरी हो जाता है, बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच हैज बीन आस्क्ड हिस्टोरिकली एज वेल। तो ये लिख लो। इसमें मैं फिर तुमसे कुछ और बातें भी पूछता हूँ, इतना लिखो फिर मैं पूछता हूँ बेटा। लिख लिया सबने? अच्छा, तो अब इस रिएक्शन को देखते हैं ना, जो ओरिजिनल रिएक्शन लिखी थी अपन ने। तो हमने कहा था कि हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड ऑफ एस्टिमेशन फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो खुद रिड्यूस होगा, तो उसको KI से रिएक्ट कराएंगे। तो इसका मतलब ब्लीचिंग पाउडर को क्या होना चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना है तो ये खुद होगा रिड्यूस। तो देखते हैं कौन कौन रिड्यूस होता है इसके अंदर, है ना? तो कैल्शियम +2 था, प्रोडक्ट में कैल्शियम +2 है। ऑक्सीजन -2 था, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन -2 है। इसमें क्लोरीन 2 थे, -1 और +1। यहाँ पे क्लोरीन सिर्फ -1 है। तो बेटा ये इसमें रिडक्शन किसका हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है? क्लोरीन का, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, क्लोरीन गेट्स रिड्यूस्ड, राइट? यही है। अच्छा, और क्लोरीन का एन फैक्टर
कितना आएगा? 2 आ जाएगा, है ना। क्लोरीन का n फैक्टर 2 आएगा क्योंकि क्लोरीन +1 से चला गया है -1 में, एक क्लोरीन गया है, एक तो ऑलरेडी था। तो यहां हम लिख भी लेंगे कि अगर CaOCl2 से आपको CaO और 2KCl मिलता है, तो इस केस में इसका n फैक्टर जो है वो 2 है, एंड इट इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये हमने लिख लिया। बाकी फिर इस रिएक्शन को समझ लेते हैं कि इसको यूज कैसे करेंगे। ये हमको, ये जो हमने इन्फॉर्मेशन लिखी है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमने ब्लीचिंग पाउडर के लिए लिख ली है। दिस इंफॉर्मेशन इज फॉर ब्लीचिंग पाउडर, ऑल ऑफ दिस। स्नेहा बेटा देखो, क्लोरीन -1 का -1 में गया तो उसमें तो कोई चेंज नहीं आया, बट एक क्लोरीन +1 से भी -1 गया ना, तो एक क्लोरीन में 0 और एक क्लोरीन में 2 है, तो टोटल चेंज कितना आएगा? स्नेहा बता जल्दी। 2 ही आएगा ना, बस इसलिए n फैक्टर 2 लिख दिया अपन ने, है ना। लिखा सबने? ठीक है, अब इसको इस टाइट्रेशन को, आइडोमेट्रिक को कैसे यूज करते हैं ये समझ लेते हैं। तो देखो बेटा, अपन ने लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में पढ़ा था कि जो चीजें आपस में रिएक्ट करेंगी इनके इक्विवेलेंट बराबर होंगे। तो Ca और Cl2 के Ki के बराबर हैं, लेकिन Ki से तो कुछ लेना देना है नहीं अपने को, किससे लेना देना होगा अभी पता चल जाएगा। अच्छा, जो चीजें रिएक्ट करती हैं इनके तो बराबर है, साथ में प्रोडक्ट के भी बराबर आने वाले हैं, तो I2 के भी इतने ही होंगे। और I2 क्यों बात कर रहा हूँ वो भी अभी बता दूंगा, I2 क्यों ले रहा हूं मैं। तो I2 के और CaOCl2 के इक्विवेलेंट बराबर लिख सकता हूं मैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से। हाँ, अच्छा, प्रोडक्ट में मेरे पास I2 और N2S2O3 इन दोनों के इक्वल आ सकते हैं। ये अगली रिएक्शन है, मतलब प्रोडक्ट बोल रहा हूं मैं, अगली रिएक्शन में इन दोनों के बराबर आएंगे। हाँ, अब I2 पहली में क्यों लिया था वो मैं क्लियर कर देता हूं बेटा। ये अपना नोन सॉल्यूशन होता है, इसके बारे में सब पता है। ये अननोन है, इसके बारे में सब पता करना है। इन दोनों के बीच की कॉमन लिंक क्या है? इन दोनों के बीच की कॉमन लिंक क्या है? I2। तो जो काम अपन पहले करते थे वो करेंगे, इसके इक्विवेलेंट I2 के बराबर, और ये I2 यहाँ पे जाके यूज होता है तो I2 के इसके बराबर। तो अल्टीमेटली किन दोनों के इक्वल कर देंगे अपन? ब्लीचिंग पाउडर और Na2S2O3। बस ये अपना काम है, इससे अपना काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इनडायरेक्ट क्यों है? क्योंकि इसको 2 स्टेप में कर रहे हैं, है ना। पिछले वाले को सिंगल स्टेप में कर रहे थे, इसमें डायरेक्टली सिंगल स्टेप था। सिंगल स्टेप I2 डायरेक्ट रिएक्ट करा रहे थे, वो यहाँ पे अपन I2 नहीं करा पाते, तो पहले Ki का रिएक्शन कराते हैं, उससे I2 बनता है, फिर I2 को ले जाके हाइपो से रिएक्ट कराते हैं, और नोन और अननोन को जोड़ देते हैं यूजिंग I2। इसको सवाल से समझाता हूं मैं तुमको, है ना। कॉन्सेप्ट तो मैंने बता दिया, तो करें सवाल। यहां तक लिख लिया सबने? करें, चलो सवाल करते हैं भाई। तो लिखो, क्वेश्चन ही लिखो तुम, राइट डाउन अ क्वेश्चन। लिखो क्वेश्चन। In iodometric estimation of Cu plus 2, in iodometric estimation of Cu plus 2 ion, comma, the following reactions took place. The following reactions took place। तो तुमको रिएक्शन बताइए कि भाई क्या रिएक्शन हुई। तो 2Cu plus 2 plus 4 of I negative
गिविंग यू Cu2I2 प्लस I2। ये पहली रिएक्शन थी। सेकेंड रिएक्शन जो हुई उसमें I2 प्लस ट्वाइस ऑफ Na2S2O3 गिविंग यू ट्वाइस ऑफ NaI प्लस Na2S4O6। ये रिएक्शन है। और उसके नीचे लिखना है इफ 100 ml of CuSO4 solution, if 100 ml of CuSO4 solution was reacted with excess of Ki। पीयूष हमेशा नहीं दी जाएगी रिएक्शन, तो रिएक्शन ऑब्वियसली धीरे धीरे आपको सीखनी पड़ेंगी। आप जैसे जैसे केमिस्ट्री पढ़ते जाओगे रिएक्शंस आती जाएंगी, तो जो रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए वो नहीं दी होंगी। जहां आपको एक्सपेक्टेड नहीं है कि भाई ये रिएक्शन नहीं पता होनी चाहिए, वहां दी जाएगी, है ना। तो अभी तो दे दी है अपन ने। तो इफ 100 ml of CuSO4 solution was reacted with excess of Ki, comma 50 ml of 0.1 molar 50 ml of 0.1 molar Na2S2O3 was required to titrate the evolved I2, then what is the molarity of CuSO4 solution? Your options are A 0.1 molar, B 0.2 molar, C 0.25 molar या फिर D 0.05 मोलर। ये क्वेश्चन है, इसको देख लो, पढ़ लो, समझ लो, थोड़ा ट्राई करना चाहते हो तो कर लो, फिर अपन इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे होगा। मतलब मुश्किल नहीं है, सवाल का सॉल्यूशन तो आसान ही है, बस आपको सवाल समझ में आ जाए कि सवाल क्या कह रहा है। इफ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग। हाँ, तो इनफैक्टर तो मैं पूछ ही लेता हूँ तुमसे कि क्या क्या है। तो एक बार लिख लो सवाल, फिर बात करता हूँ मैं, फिर पूछता हूँ आप लोगों से चीजें। एक बार लिख लो, और लिखा हो जाए तो मुझे बता देना कि सर लिख लिया। डन, लिख लिए सबने? सही है। तो देखो भाई, यहाँ कॉपर +2 में है ना, कॉपर +2 में है। अच्छा, Cu+2 में कितने कॉपर हैं, एटम्स कितने हैं Cu+2 के अंदर, कॉपर के एटम कितने हैं? 2 नहीं है बेटा, इसलिए ही तो मैंने पूछा है तुमसे। Cu, 2 तो बैलेंसिंग टर्म है। Cu+2 के अंदर कॉपर कितने हैं? एक ही है ना बेटा, सिंगल कॉपर है ना, बिल्कुल। अच्छा, ये प्रोडक्ट में कॉपर +1 में आ गया, तो इस Cu+2 का इन्फेक्टर क्या आएगा? एक ही कॉपर है +2 का,
और वो +1 में चला गया तो n फैक्टर कितना आने वाला है? 1। ठीक है बेटा, रिवाइज कर लो n फैक्टर के सवाल, बहुत सारे कराए थे, रिवाइज कर लो जल्दी, है ना, नहीं तो गड़बड़ होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। इधर I2 का मैं n फैक्टर जानबूझ के नहीं निकाल रहा हूँ, ये चलो निकाल लेते हैं, एक भाई काम करते हैं, I2 का भी n फैक्टर निकाल लेते हैं। तो बेटा आयोडीन यहाँ -1 है, यहाँ I2 0 में है, तो इस I2 का n फैक्टर अगर लिखूंगा मैं, है ना, प्रोडक्ट में I2, तो बेटा I2, रुको रुको पहले सवाल I2 में कितने आयोडीन है? 2। 2 आयोडीन -1 से 0 गए, तो I2 का n फैक्टर कितना आने वाला है? 2 आएगा? आएगा बिल्कुल, तो इसका n फैक्टर 2 लिख दिया अपन ने। ठीक है, नीचे वाले I2 पे आते हैं। इस I2 में भी 2 आयोडीन है, दोनों आयोडीन 0 से कहाँ जा रहे हैं बेटा? 0 से कहाँ जा रहे हैं? -1 जा रहे हैं, तो इस वाले I2 का n फैक्टर कितना आने वाला है? 2। ठीक है, अच्छा और इसकी बात कर लेते हैं Na2H2O3 की। इसमें सोडियम +1 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आता है? सोडियम +1 है और ऑक्सीजन सारे -2 हैं, तो सल्फर का कितना आएगा? निकाल चुके हैं पहले अपन, कितना आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट? +2, सही बात है, +2। अच्छा इधर सोडियम +1 में है, ऑक्सीजन -2 में है, तो इधर सल्फर का कितना आता है? +2.5 है ना, +2.5। अच्छा इसका इन फैक्टर चाहिए अपने को, Na2H2O3 का इन फैक्टर चाहिए, मैं कलर दूसरा यूज कर लेता हूँ। अपने को Na2H2O3 का इन फैक्टर चाहिए, तो बेटा कितने सल्फर हैं जिनमें चेंज आया है? सल्फर कितने हैं इसके अंदर? 2। चेंज कितने का आ रहा है? 2 से 2.5 जा रहा है, तो 0.5 का, तो टोटल इन फैक्टर कितना आने वाला है? 1। ठीक है, ये अपन ने इन फैक्टर लिख लिया जो अपने को लिखना आता है पहले से। अब अपन इसमें लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का यूज कैसे करेंगे टाइट्रेशन में, वो समझ लेते हैं। ये तो हमको काम आता था, इन फैक्टर निकाल तो हम लेते हैं, ये तो हमने खूब प्रैक्टिस कर रखी है। चलो तो ठीक है, इसको अपन रिएक्शन 1 कह देते हैं और इसको कह देते हैं रिएक्शन 2। अब सॉल्व करें इसको कि कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देखना तुम, बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत आसान है। करें? हाँ कुछ लोगों के आंसर आ गए और सही है आंसर, बट अभी करेंगे, जल्दी बताओ, पहले मेरे सवाल के जवाब दो। एक ही ने बोला है अभी तक। हाँ तो देखो बेटा कैसे करेंगे, समझना बात को। फ्रॉम रिएक्शन 1 किस किस के इक्वलेंट इक्वल कर दूं मैं? I2 Cu+2 को किसके इक्वल लिख सकता हूं मैं? I2 के इक्वल लिख सकता हूं, है ना, रिएक्शन में, बिल्कुल। तो यहां लिखूंगा मैं कि इक्वलेंट्स ऑफ Cu+2 इज इक्वल टू इक्वलेंट्स ऑफ I2। अच्छा इक्वलेंट्स ऑफ Cu+2 में बेटा मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू n फैक्टर होता है ना, इक्वलेंट ऐसे लिखते हैं, बिल्कुल। तो इसकी मोलैरिटी पता करनी है। CuSO4 की वॉल्यूम कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, देखो जरा कितनी दे रखी है वॉल्यूम? 100 ml। तो मैं ml में रख लेता हूँ, सब जगह ml में रखूंगा तो चल जाएगा काम, है ना। तो यह बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, वॉल्यूम इनटू n फैक्टर Cu+2 का कितना है? 1। ठीक है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू n फैक्टर मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ I2। तो n फैक्टर 2 पता है, अब मोल्स मुझे नहीं पता है, बट लिख लेता हूँ, मोल्स इनटू n फैक्टर लिख सकते हैं। तो इसको लिख देता हूं मैं, मोल्स ऑफ I2 इनटू n फैक्टर इज 2। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं किसी को? हाँ करेंगे ना अक्षत बेटा, बिल्कुल करेंगे, आई हाइपो के इक्वल ही करेंगे, वही करूंगा मैं, बट एक बार समझा तो लेने दो, करेंगे तो वही अपन। और इसमें मैं तुमको एक एक्स्ट्रा चीज बता दूंगा कि रेयरली बट एक आध बार कभी कभी आपको दिक्कत आ सकती है, तो कब दिक्कत आएगी उसमें क्या करना है, लिखा सबने?
लिख लो इसको, जल्दी से लिख लो। तो ये तो रिएक्शन 1 से अपन ने लिखा। फ्रॉम रिएक्शन 2, from reaction 2, equivalence of I2 is equal to equivalence of Na2S2O3, है ना। अच्छा, इक्विवेलेंस ऑफ I2 की जगह वही लिखूंगा मैं, मोल्स ऑफ I2 इंटू एन फैक्टर कितना है यहाँ पे, I2 का एन फैक्टर कितना है बेटा, जल्दी बताओ। 2 इज इक्वल टू Na2S2O3 की वॉल्यूम और मोलैरिटी दे रखी है अपने को, क्वेश्चन में देख लो एक बार, वॉल्यूम और मोलैरिटी दे रखी है, और एन फैक्टर पर ने निकाल लिया है। तो मोलैरिटी बेटा कितनी है 0.1, वॉल्यूम कितनी है 50 ml, और एन फैक्टर कितना है 1। तो ये जो है ये मैंने लिखा है मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इसको 1 2 नहीं लिखते, इसको ए बी कर देते हैं, जिसको कह देते हैं दिस इज योर इक्वेशन ए, और दिस इज योर इक्वेशन बी। तो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी किन किन को इक्वल कर सकते हैं भाई, मोल्स ऑफ I2 ऊपर और नीचे बराबर होने वाले हैं, जितने मोल I2 निकलेगा उतने ही मोल I2 अगली रिएक्शन में जाएगा ना। हाँ या ना भाई, यहां से जितना I2 आएगा उतना ही यहाँ जाएगा ना। तो किस किस को इक्वल कर दूं, Cu+2 को किससे इक्वल कर दूं, हाइपो से कर दूं, बिल्कुल। तो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं, इक्वलेंस ऑफ Cu+2 इज इक्वल टू इक्वलेंस ऑफ Na2S2O3। तो यहाँ आएगा मोलैरिटी इंटू 100 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 0.1 इंटू 50 इंटू 1। तो भाई मोलैरिटी कितनी आने वाली है, अब तो मतलब क्या ही पूछ रहा हूँ, अब तो सब कर ही लेंगे है ना। मोलैरिटी किसकी आई है बेटा, ये किसकी मोलैरिटी है, किसकी मोलैरिटी है, CuSO4 की। वासु ऑप्शन ए कह रहा है, पिटना है क्या तेरे को, ऑप्शन ए। क्या बिना सॉल्व करे चाप रहा है ये कहीं से, मोलैरिटी इज इक्वल टू 0.05 मोलर फॉर CuSO4, ये आपका आ गया आंसर है ना, यही आएगा आंसर। अब मैं बता भी दूंगा कि मैंने क्यों इतना डिटेल में लिखा, मतलब मैं डायरेक्ट लिख सकता था कि इसका इसके बराबर है और इसका इसके बराबर है, तो मैं सिंगल स्टेप में ये दोनों इक्वल कर सकता था। एक स्पेसिफिक रीजन है जिस वजह से नहीं किया मैंने, तो बता दूंगा मैं, एक बार लिख लो। हाँ अक्षत बेटा, वो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो उसी के लिए तो मैंने नहीं लिखवाया है, कि ये क्यों लिखवाया मैं बता देता हूँ। एक बार नोट कर लो, फिर मैं समझा देता हूँ वो केस जहाँ आपको कुछ दिक्कत आ सकती है। लिख लिया सबने, सबने लिखा, ठीक है। तो अब देखो बेटा, यहाँ पे क्या होगा,
जनरली जब भी आप आइडोमेट्रिक टाइट्रेशंस करते हो तो ये जो I2 है इसका n फैक्टर 2 आएगा और ये जो I2 है इसका n फैक्टर भी 2 आएगा। तो जब n फैक्टर सेम आने वाले हैं और मोल्स तो सेम हमेशा ही रहेंगे क्योंकि जितना I2 यहाँ निकलता है उतना I2 अगली रिएक्शन में जाता है। तो क्या होने वाला है कि इक्विवेलेंस ऑफ I2 एंड इक्विवेलेंस ऑफ I2 हमेशा सेम रहेंगे, तो अपन फर्स्ट और लास्ट यानी अननोन और नोन को इक्वल नॉर्मल कंडीशंस में हमेशा कर ही देंगे, है ना। कब इस टाइप से लिखना काम आएगा वो बता देता हूँ कि कब ऐसा होगा जब इसको लिखना ही पड़ेगा, बीच वाले को अलग से लिखना पड़ेगा। हम अभी ये कर सकते थे कि इक्विवेलेंस ऑफ Cu+2 और इक्विवेलेंस ऑफ Na2S2O3 को इक्वल डायरेक्ट लिख सकते थे कि सर आपने समझा दिया ना कि ये और ये इक्वल हैं और ये इक्वल हैं, और क्योंकि इन दोनों के इक्वलेंस बराबर हैं तो इन दोनों के भी बराबर होंगे ही होंगे। हाँ, फर्क कहाँ आ सकता है, ये एन फैक्टर अनइक्वल हो सकते हैं। अभी 2 और 2 है तो कोई दिक्कत नहीं है और नॉर्मली 2 और 2 ही रहेंगे। कहाँ दिक्कत आ सकती है, इसका एन फैक्टर 2 से अलग कब आ सकता है वो मैं बता देता हूँ। तो आई नेगेटिव से अगर I2 बनेगा बेटा तो एन फैक्टर हमेशा ही 2 आएगा, हमेशा ही 2 आएगा। अगर आई नेगेटिव से I2 बन रहा है तो एन फैक्टर हमेशा 2 आना है। दिक्कत सिर्फ वहां आएगी जहां आएगा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। हाँ, अगर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आ गया मतलब आयोडीन अब आपका दो जगह से आने लगे, एक आई नेगेटिव से आ रहा हो और एक मान लो IO3- से आ रहा हो। तो अगर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हुई और I2 बना, यानी कॉम प्रोपोर्शनेशन हो रही है बट इसका रिवर्स विल बी डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो अगर कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हुई तो इस I2 का इनफैक्टर 2 नहीं आएगा। इसका मैं एक रिएक्शन एग्जांपल लिखवा देता हूं तुमको, तो ये बहुत स्पेसिफिक केस है वरना आप डायरेक्ट कर पाओगे, है ना। तो यहां तक लिख लिया है सबने, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं भी समझा दूंगा, बट जो यहां तक लिखा है इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब मैं जो बात कह रहा हूं वो मैं समझा देता हूं, इसको नोट करके लिख लेते हैं। इसको नोट करके लिख लो। क्या लिखना है तुमको कि इफ ड्यूरिंग आइडोमेट्रिक titrations disproportionation reaction involving I2, if during isometric titrations disproportionate reaction involving I2 takes place, then we will have to compare equivalence of I2 in both reactions। इसका मतलब भी मैं बता देता हूँ, एक बार लिख लो फिर मैं बताता हूँ क्या मतलब है। एग्जाम्पल, अच्छी बात है रूपांशु, गुड, मेरे साथ लिखता है तो इट्स गुड। एग्जाम्पल, तो मान लो आपने KiO3 या IO3 नेगेटिव ले लेते हैं, KiO3 भी क्यों ले रहे हो, K भी हटा दो, कुछ भी हो सकता है, सोडियम भी हो सकता है, कुछ और भी लगा सकते हैं। तो IO3 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव गिविंग यू I2 अगर है पहली रिएक्शन, और सेकेंड रिएक्शन में I2 को हाइपो के साथ रिएक्ट कर दिया, Na2S2O3 के साथ रिएक्ट करा के
I नेगेटिव और Na2S4O6 बना दिया। क्या बात कर रहा हो उत्कर्ष, सब तो क्लियर है यार, कहाँ है स्क्रीन फ्रीज? बढ़िया तो चल रही है ना? हाँ चलो, तो मैं तुमको जो बात कह रहा था वो बता देता हूँ। देखो, यहाँ आयोडीन +5 में है बेटा, यहाँ आयोडीन -1 में है, और यहाँ आयोडीन 0 में है। तो ये कॉम प्रोपोर्शनेशन का एग्जाम्पल है, -1 और +5 से 0 गया है ये, है ना? कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन लिखी थी अपन ने, याद है? हाँ, तो इसमें IO3 नेगेटिव का इनफैक्टर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती थी अपने को। IO3 नेगेटिव का इनफैक्टर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती थी कि भाई IO3 माइनस में आयोडीन 1 है और वो आयोडीन +5 से 0 जा रहा है, तो इसका इनफैक्टर क्या आएगा? एक आयोडीन 5 से 0, तो इसका इनफैक्टर 5 आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसका भी इनफैक्टर अगर लिखना हो I माइनस का, तो एक आयोडीन -1 से 0 जा रहा है, तो इसका इनफैक्टर कितना लिख दूं बेटा? 1। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें लेकिन दिक्कत थी, दो आयोडीन है, एक -1 से आ रहा था, एक 5 से आ रहा था, याद है? अगर दो अलग अलग से आता तो कॉम प्रोपोर्शनेशन है, तो इसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन वाली मेथड यूज करनी होती है ना? तो I2 से I माइनस और I2 से IO3 माइनस, इसको मैं साइड में लिख दूं। वैसे तो किया हुआ केस है अपना, तो लिखूं क्या दोबारा से? मतलब इनफैक्टर 5/3 आएगा। अपन ने डिस्प्रोपोर्शनेशन में एग्जांपल लिखा था, तो पूरा लिखने की जरूरत है क्या? डायरेक्ट लिख दूं इनफैक्टर 5/3? डिस्प्रोपोर्शन वाला एग्जांपल देख लेना है ना, मतलब अपन ने किया हुआ ये केस। तो इसका इनफैक्टर लिख देते हैं अपन, इसका इनफैक्टर आएगा आपका 5/3, इनफैक्टर इज 5/3। अब ये दिक्कत हुई यहाँ पे थोड़ी, कि इसका इनफैक्टर 5/3 आ गया और नीचे वाले I2 पे जाते हैं, तो नीचे वाले I2 की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और प्रोडक्ट में नेगेटिव है, तो इसका जब इनफैक्टर लिखते हैं अपन I2 का, तो बेटा इसका इनफैक्टर कितना आएगा? 2 आएगा। तो अब I2 का इनफैक्टर अलग है, और नीचे वाले सेकंड रिएक्शन के I2 का इनफैक्टर अलग, और ऊपर वाले I2 का इनफैक्टर अलग। और ये तभी होगा जब ये आयोडीन दो जगह से आए, क्योंकि अगर ये -1 से ही आएगा तो हमेशा ही 2 आने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली -1 से I2 और I2 से I- तो उल्टी बात है ना एग्जैक्ट, अगर सिर्फ इतना इतना होता है तो। देखो, ऊपर वाले में I- से I2, नीचे वाले में I2 से I-, एग्जैक्ट उल्टा कर रहे हैं अपन। नहीं उत्कर्ष बेटा, स्क्रीन फ्रीज नहीं है, तू रिज्वाइन करके देख ले, बाकी सबको स्क्रीन फ्रीज क्लियर दिख रहा है। मतलब स्क्रीन फ्रीज नहीं क्लियर दिख रहा, मतलब स्क्रीन क्लियर दिख रहा है। अच्छा, -1 की जगह 0 कर दिया प्रोडक्ट में, हाँ उसको मैं करेक्ट कर देता हूँ बिल्कुल। ये बेटा आपका -1 आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो जो मैं बात कर रहा था ये तो समझ में आ रही है कि अगर I- से I2 होता है और I2 से I- होता है, तो इनफैक्टर सेम ही आने वाला है दोनों केसेस में, जो हमने अभी ऊपर किया था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ यहाँ पे जब आपका दो अलग अलग स्टेट से आ रहा होगा आयोडीन, तो इनफैक्टर आपका अलग आएगा। इसमें आपको दो रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, क्योंकि अब आप इक्विवेलेंट बराबर नहीं कर पाओगे, आप मोल्स बराबर करोगे। तो मैं बता देता हूँ लिख के, है ना एक बार। तो जल्दी से एक अलग चीज के इनफैक्टर और बचा है बेटा। Na2S2O3 का इनफैक्टर कितना था, जल्दी बताओ। किया हुआ केस है, मैंने कहा भी था कितनी बार करेंगे कि इसको याद हो जाना चाहिए। इनफैक्टर Na2S2O3 का कितना आता है? 1, है ना? इनफैक्टर पूछ रहा हूँ, सीधे आंसर 1। तो अब इसको कैसे लिखेंगे देख लो जरा, मैं इसको बताता हूँ। तो फ्रॉम 1 equivalent of IO3 minus is equal to equivalence of I2, which gives us moles of IO3 minus into n फैक्टर कितना है बेटा IO3 माइनस का, जल्दी बताओ कितना लिखना है? 5 इज इक्वल टू
मोल्स ऑफ I2 इंटू एन फैक्टर कितना लिखना है? एन फैक्टर कितना लिखना है? 5/3। इसको कह देते हैं रिएक्शन ए, मतलब इक्वेशन ए। और सेकंड में इक्वलेंस ऑफ I2 इज इक्वल टू इक्वलेंस ऑफ Na2H2O3। इसको बॉक्स कर दें अपन, दिया जाएगा मोल्स ऑफ I2 इंटू एन फैक्टर कितना? 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ Na2H2O3 इंटू एन फैक्टर कितना? 1। वेरी गुड। कौन है? पीयूष और पुष्कर, ये दो ने जवाब दिया, बाकी किसी ने जवाब ही नहीं दिया कि सर हम तो लिखने में बिजी हैं। तो ये आपका बी। तो अब बेटा मैं इसको डायरेक्ट एलिमिनेट नहीं कर सकता ना, ये और ये एग्जैक्टली सेम नहीं है ना, तो मुझे मोल्स ऑफ I2 और मोल्स ऑफ I2 इक्वल करने पड़ेंगे, है ना। मोल्स ऑफ I2 तो दोनों जगह सेम आने वाले हैं भाई, ये चीज तो यहाँ और यहाँ सेम है ना, इन दोनों को इक्वल कर देता हूँ। एन फैक्टर सेम होता था तो ये पूरा पूरा हट जाता था, अभी एन फैक्टर अलग अलग है तो एन फैक्टर अलग अलग ले लेते हैं। हाँ, यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं कि भाई इसके लिए इतने लगते हैं तो उसके लिए उतने कितने, बट मैथमेटिकल एनालिसिस है कुल मिला के। तो बस अब यहां से क्या होगा, यहां से आपको मोल्स करने पड़ेंगे। देयरफॉर मोल्स ऑफ I2 पहले वाले में कितने हो जाएंगे? मोल्स ऑफ IO3 माइनस इंटू 5 अपॉन क्या कर दूं बेटा? डिवाइड बाय 5/3 है ना, तो इंटू ये डिवाइड बाय 5/3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ Na2H2O3 इंटू 1 अपॉन क्या कर दूं? डिवाइड बाय 2। तो इस इक्वेशन से फिर अपने पास मोल्स में रिलेशन आ गई। बस क्या अलग हो गया, बाकी सब केसेस में ये 2 और 2 हमेशा होता है तो कट जाता है, तो अपन ये भी नहीं लिखते। जो पहला केस था उसमें ये 2 और 2 था तो अपन ये भी नहीं लिखते कि वो 2 और 2 सेम ही आ रहा है, तो उसको पूरे को लिख देते हैं मोल्स ऑफ I2 इंटू 2 इक्वल कर देते हैं। बट अब यहाँ ये दोनों जगह सेम नहीं है तो अपन ने ये कर दिया। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये एक ही केस है इसलिए मैंने इसको अलग से नोट में लिखवा दिया है। चलो, तो ये एक अलग केस था जहां पे इक्विवेलेंस की दिक्कत आएगी, वरना नहीं आएगी, वरना डायरेक्ट इक्विवेलेंस इक्वल करते चलेंगे अपन, सिंपल सिंपल सीधे सीधे। तो एक केस और कर लेते हैं इक्विवेलेंस इक्वल करने वाला, फिर अपन अगली हेडिंग पे जाएंगे। अच्छा पर्व, ओके, लिख लो जल्दी लिख लो, नोट दिस डाउन, फिर अपन अगली हेडिंग पे जाएंगे। हाँ हाँ उत्कर्ष, लिख ले, तू लिख ले। तू रिजॉइन कर ले अगर तेरा स्क्रीन फ्रीज का इशू है तो। अरे वाह रूपांशु, गुड। नोट्स तो अच्छे बनने चाहिए यार, बिना नोट्स अच्छे के मजा नहीं आता, और नोट्स शुड बी गुड। मतलब मुझे तो अच्छे नोट्स होते हैं तो देख के अच्छा लगता है कि भाई कुछ अच्छा काम किया लाइफ में। बढ़िया है, गुड वर्क। लिखो लिखो, लिखा गया भाई सबने। हाँ, ये सच बात है भाई, अच्छे नोट्स देखोगे लिखोगे तो उनको देख के पढ़ने का मन करता है, बिल्कुल। चलो, तो एक सवाल और करते हैं, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। हाँ पर बिल्कुल बिल्कुल वो भी कर सकते हैं, मतलब मैथमेटिकली देखो कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर इनको इक्वल तो तुम जैसे भी कर लो मतलब चलेगा।
है ना, मतलब ये 5/3 और 2 को बस फैक्टर का फर्क है, बाकी तो सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो थोड़ा लिख के देखना पड़ेगा ना। जिक्शु अगर पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है तो बाद में कर लेंगे क्वेश्चन अपन, है ना। मैं सोच रहा हूँ कि सवाल करवा दूं और वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 पे भी थोड़ा डिस्कशन कर लूं एक आज। तो अगर पढ़ाई से रिलेटेड सवाल नहीं हो तो बाद में पूछ लेना, ठीक है जिक्शु। लिखो लिखो सवाल लिखो। जल्दी बोल तो क्या कह रहा है, मैं तब तक सवाल डिक्टेट कर रहा हूँ, तू लिख दे क्या कह रहा था। लिखो बेटा, 25 ml ऑफ हाउस होल्ड ब्लीच सोल्यूशन ऑफ हाउस होल्ड ब्लीच solution in bracket CaOCl2 was mixed with 30 ml of was mixed with 30 ml of 0.5 molar Ki and 10 ml of 4 normal acetic acid. Full stop. Full stop. In the titration of liberated iodine, in the titration of liberated iodine, comma 46 ml of 46 ml of 0.25 normal Na2S2O3 was used to reach the end point. To reach the end point. Full stop. The molarity of the household bleach solution is the molarity of the household bleach solution is, your options are A 0.46 molar, B 0.92 molar, C 0.24 molar, या फिर D 0.23 मोलर, है ना। इतना लिखो। रिएक्शंस इस बार तुमको पूरे नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, मैं एक बार थोड़ा आइडिया दे देता हूँ तुमको। सवाल पढ़ के तुमको रिएक्शंस का भी आइडिया लग जाएगा बेटा, पूरे पूरे रिएक्शन लिखने की वैसे तो जरूरत है नहीं। सवाल लिख लो फिर अपन करते हैं बात। लिखा के सबने सवाल लिख लिया हो तो मैं फिर कुछ थोड़ी बातें बताऊं, फिर आगे आप ही करना है ना। तो क्या हुआ है, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया तो सॉल्यूशन तो बहुत ही आसान हो जाता है, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, 25 ml हाउस होल्ड ब्लीच यानी CaOCl2 ले लिया और इसको Ki से रिएक्ट करा दिया जिसमें एसिटिक एसिड डला हुआ था। वो एसिटिक एसिड तो मीडियम एसिडिक करने के लिए है,
कि एसिडिक मीडियम में के से रिएक्ट किया। अच्छा, के से रिएक्ट करके क्या बना वो भी कुछ लिखा हुआ है। क्या बोल रहा है, इन द टाइट्रेशन ऑफ लिबरेटेड आयोडीन, मतलब प्रोडक्ट क्या निकल रहा है, CaCl2 और Ki को रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है प्रोडक्ट, आयोडीन I2 है ना। तो हमको पूरी रिएक्शन नहीं आती, मान लो हमको नहीं आती पूरी रिएक्शन, कोई बात नहीं, हमको क्या पता है कि CaOCl2 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अपना, इसको Ki से रिएक्ट कराया है और इधर I2 रिलीज हो रहा है और कुछ कुछ और भी बन रहा होगा, I2 रिलीज हो रहा है और कुछ कुछ और बन रहा होगा। हम नहीं लिख रहे अभी क्या क्या बन रहा है, हमको कोई मतलब नहीं है, आगे देखेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो लिखेंगे, है ना। फिर बोला कि 46 ml of 0.25 नॉर्मल Na2H2O3 was used to react to reach the end point। तो बेटा ये 46 ml 0.25 नॉर्मल Na2H2O3 का किससे रिएक्शन हो रहा था, I2 से। तो अगली रिएक्शन क्या लिखनी है तुमको, ये तो पहली रिएक्शन लिख ली तुमने, सेकंड रिएक्शन क्या लिखनी है, I2 प्लस Na2H2O3, और इसका तो प्रोडक्ट अपने को पता होता है कि ये बनेगा I माइनस और ये बनेगा Na2S4O6, और ये याद भी होना चाहिए ना, ये स्टैंडर्ड है, ये याद होना चाहिए। तो ये अपन याद करेंगे कि भाई हाइपो और I2 की रिएक्शन में I माइनस और Na2S4O6 बनता है। ठीक है, क्या क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं। Na2S2O3 का बेटा क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखी है, कितनी है 46। अच्छा, नॉर्मालिटी दे रखी है, कितनी है 0.25। अच्छा, इक्विवेलेंस निकालने के लिए इनफैक्टर की जरूरत पड़ेगी क्या, यहाँ पे नॉर्मालिटी अगर दी हुई हो तो इनफैक्टर लिखूं क्या, कोई फायदा है क्या, नहीं है ना भाई। नॉर्मालिटी इंटू वॉल्यूम डायरेक्ट है, इक्विवेलेंट्स आने वाले हैं, तो इनफैक्टर लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो लिखना हो लिख सकते हो बट जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, पूछा किसके बारे में है, क्वेश्चन किसके बारे में है, CaOCl2 के बारे में। तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। तो पूछी तो अपने से मोलारिटी है बेटा, तो इसकी मोलारिटी तो पूछ ली, वॉल्यूम कितनी दे रखी है, वॉल्यूम कितनी दे रखी है 25 ml। अच्छा, इसका इनफैक्टर कितना था, ब्लीच का इनफैक्टर जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह रिएक्ट करता, हमने सीखा था अभी, तुमको लिखवाया था, कितना आया था इनफैक्टर, 2 आया था, है ना। क्लोरीन जो है वो +1 वाला -1 में चला जाता है, 2 इनफैक्टर आता है, अपन ने लिखा हुआ है ये, और ये इसलिए लिखवाया है कि ब्लीच की इंफॉर्मेशन अपने को आनी चाहिए। तो इसका इनफैक्टर आ गया 2। तो देखते हैं इतनी इंफॉर्मेशन से अपना काम चलता है क्या। तो भाई CaOCl2 के इक्विवेलेंट्स किसके इक्वल लिखने वाला हूं मैं, I2 के, और इधर I2 के इक्विवेलेंट किसके इक्वल लिखने वाला हूं, Na2H2O3 के। तो देखते हैं इतनी इंफॉर्मेशन से काम करके। Therefore from 1 equivalence of Na2H2O3 is equal to equivalence of I2, और from 2 equivalence of, अरे रे फर्स्ट में Na2H2O3 क्यों लिख दिया मैंने, फर्स्ट में तो CaOCl2 लिखना है, फर्स्ट में बेटा CaOCl2 लिखना, किसी ने अगर मेरे डिक्टेशन से लिख लिया हो तो करेक्ट कर लेना। फर्स्ट में CaOCl2 और I2 बराबर है, ठीक है। सेकंड में है अपना Na2H2O3 और इक्विवेलेंस ऑफ I2। अब इन दोनों से क्या करेंगे अपन, किस किस को इक्वल करेंगे, आंसर तो मैं बता दूंगा अभी, ठीक है, काफी लोगों का आ गया, किस किस को इक्वल करेंगे, किस किस को इक्वल करेंगे, कोई तो मेरा आंसर का जवाब दे, सवाल का जवाब दो, अपने आंसर देने में लगे हुए हैं। CaOCl2 और किसको इक्वल कर दें, Na2H2O3 का, वेरी गुड पर्व, गुड
पर्व, शशांक बढ़िया, एक और किसी ने रिप्लाई किया था, यशोधरा, तनिष गुड, शक्ति बढ़िया है, वैभव गुड गुड गुड। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि इक्वलेंस ऑफ CaOCl2 is equals to equivalence of Na2S2O3। अब जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से इक्विवेलेंट लिखेंगे। मैंने तुम्हें तीन तरीके लिखवाए थे, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर, या मोल्स इंटू एन फैक्टर, या नॉर्मालिटी इंटू वॉल्यूम, लिखवाए थे ये तीनों तरीके। हाँ आयुष तूने भी दिया था। तो जो जो इन्फॉर्मेशन दी है इन तीनों में से जिसकी भी दी होगी उसका यूज करेंगे। तो बेटा CaOCl2 में मोलारिटी चाहिए, वॉल्यूम दी है और एन फैक्टर दी है, तो क्या लिखेंगे, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर, यही फॉर्मूला यूज करेंगे इसका। तो यहाँ मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर, ये तो CaOCl2 के लिए हो गया। क्या Na2S2O3 के लिए सेम फॉर्मूला यूज करना जरूरी है? जरूरी है क्या सेम? नहीं है ना भाई, जो इन्फॉर्मेशन दी है वो देखेंगे। इन्फॉर्मेशन क्या दी है, नॉर्मेलिटी दी है और वॉल्यूम दी है, तो क्या लिख दूं मैं, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, बिल्कुल। अब बस वैल्यू पुट इन कर दो। इसकी मोलारिटी पता करनी है, वॉल्यूम दे रखी है 0.25 ml, एन फैक्टर है तुम्हारा, नहीं 0.25 नहीं, 0.25 ml, वॉल्यूम है, उसको लीटर में कन्वर्ट नहीं करते, और एन फैक्टर कितना दे रखा है, दो, निकाल लिया मतलब अपन ने। और इधर नॉर्मेलिटी दे रखी है 0.25 और वॉल्यूम है 46 ml। देयरफॉर मोलैरिटी ऑफ CaOCl2 कितनी आने वाली है बेटा? काफी लोगों ने जवाब दे दिया था, बट एक बार और बता दो कितनी आएगी, वैल्यू बताना है ना, ऑप्शन नहीं, वैल्यू बताना लिख के। 0.23 मोलर, बिल्कुल 0.23 मोलर, दैट इज योर आंसर। इसको अच्छे से लिखेंगे, ये आपका आंसर आएगा, है ना। तो ये भी अभी तो मेरे को तुम्हें समझाना था इसलिए इतना बड़ा बड़ा लिखा, वरना क्वेश्चन के कंपैरिजन में आंसर छोटा है ना। हाँ, तो क्वेश्चन समझने की फाइट होती है बेटा, सॉल्यूशन तो हो जाता है, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, वो ये बस फाइट है। हाँ रूपांशु, है ना। तो ये कुछ क्वेश्चंस अपन ने करे हैं, और भी क्वेश्चंस आप लोगों को करने रहेंगे प्रैक्टिस, और टाइट्रेशंस अलग अलग चैप्टर में भी आएगा, आयनिक इक्विलिब्रियम में भी आएगा टाइट्रेशन, वो भी करते रहेंगे। कोई बात नहीं हो, वो ओके ठीक है। मैं मतलब मैं ये नहीं कहता कि हर बच्चा जिसको मुश्किल है रिप्लाई करने में, जैसे फोन वोन में दिक्कत आती है तो ठीक है, कभी कभी कर दो फोन से रिप्लाई करने में, बट बहुत सारे बच्चे हैं ना जो जल्दी रिप्लाई कर सकते हैं। वो क्या होता है, थोड़ा मुझे फीडबैक मिलता है कि भाई जनता कहाँ है, अटेंटिव है कि नहीं है, सुन रही कि नहीं है, क्या चल रहा है ना। तो वो तुम्हारी अटेंशन मुझे इधर चाहिए, तुम्हारी स्क्रीन पे। चलो सही है सही है। ठीक है। हाँ पीयूष, बिल्कुल 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 कर सकते हैं। चलो भाई, सबने लिखा यहाँ तक, एवरीवन नोटेड डाउन टिल हियर। तो हम अपनी अगली हेडिंग लिख सकते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। our next heading is volume strength of H2O2। लिखो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। लिखा?
तो थोड़ी बातें H2O2 के बारे में कर लेते हैं, फिर उसके बाद वॉल्यूम स्ट्रेंथ की बात कर लेंगे। तो हमने देखा था कि भाई H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो भी उसका इन्फेक्टर 2 आता है, और रिड्यूसिंग एजेंट होता है तो भी उसका इन्फेक्टर 2 आता है। हाँ अर्नव सही है, पढ़ के आया मतलब कि 10V 20V 30 ऐसे लिखते हैं। तो इस पे भी पहुंचते हैं अपन, उस बात पे आते हैं अर्नव अपन। अच्छा है, गुड रीड कर गया है। बट मैं पहले कुछ बता रहा था कि हमने कुछ पढ़ा था भाई कि एसिडिक मीडियम हो तो भी, सॉरी एसिडिक मीडियम नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तो भी इन्फेक्टर 2 आता है। H2O2 का है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लिखे थे कॉमन, और कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट्स लिखे थे, उसमें दोनों में अपन ने H2O2 लिखा था। याद है? नहीं तो देख लो पन्ने पलट के, 2-3 पन्ने पलटोगे तो दिख जाएगा तुमको कि अपन ने लिखा हुआ है ना। एन फैक्टर की बात कर रहा हूँ, देख लो जरा, 2 और 2 ही आता था, है ना, लिखा था ना भाई। तो अब मैं मीडियम्स के साथ भी बता देता हूँ। H2O2 कोई सा भी मीडियम हो, एसिडिक या बेसिक, और वो चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा हो चाहे रिड्यूसिंग की तरह, उसका इनफैक्टर 2 ही आता है। सिर्फ डिस्प्रोपोर्शनेशन जब होगा तो बात अलग हो जाएगी। ओनली इन केस ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन H2O2 विल हैव अ डिफरेंट इनफैक्टर, बट अगर वो सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट है तो उसका इनफैक्टर 2 ही आने वाला है। तो इसमें लिखो बेटा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 के अंदर लिखो कि H2O2 कैन बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। H2O2 can behave as an oxidizing or reducing agent, as an oxidizing or reducing agent in both acidic और basic mediums। तो अगर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है तो क्या रिएक्शन होती है देख लेते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करने पर एसिडिक मीडियम में 2 electron plus 2H plus H2O2 gives you 2H2O। बेसिक मीडियम में 2 electron plus H2O2 gives you twice of OH negative। और अगर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है, मतलब खुद रिड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है मतलब सामने वाले को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा, तो इलेक्ट्रॉन लेगा या लूज करेगा बेटा? खुद ऑक्सीडाइज हुआ तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज करेगा ना। खुद ऑक्सीडाइज होना मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना होता है, बिल्कुल। तो एसिडिक मीडियम में H2O2 O2 बनाएगा, 2 H प्लस रिलीज करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। बेसिक मीडियम में देखोगे तो ट्वाइस ऑफ OH माइनस प्लस H2O2 will give you O2 प्लस 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये चारों केसेस में H2O2 का एक ही एक मॉलिक्यूल लिया हुआ है, और उस एक ही एक मॉलिक्यूल पे या तो 2 इलेक्ट्रॉन लिए गए हैं या 2 इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं। तो चारों केसेस में किसी में भी अगर हम एन फैक्टर लिखें
तो कितना आने वाला है? सिंगल मॉलिक्यूल जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है गेन करता है वो एन फैक्टर होता है। तो चारों केसेस में एक ही एक H2O2 और हर H2O2 ने 2 इलेक्ट्रॉन या तो लिए हैं या दिए हैं, तो एन फैक्टर आएगा 2। बिल्कुल, एन फैक्टर इज 2 इन ऑल केसेस, इन ऑल केसेस, इन ऑल दीज केसेस कर लो, नहीं तो बाद में कुछ बच्चे मेरे को बोलते हैं कि सर आपने लिखा था इन ऑल केसेस, फिर वो ये नहीं देखते कि ये एक ब्रैकेट लगा हुआ है और इस ब्रैकेट के आगे लिखा है इन ऑल केसेस, तो वो ये नहीं देखते कि ये इन ऑल केसेस मतलब इन 4 केसेस की बात कर रहे हैं। तो कहते सर आपने तो कहा था इन ऑल केसेस सर एन फैक्टर 2, फिर ये नहीं याद रखते कि सर ने ये भी कहा था कि बेटा डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं लिख पा रहा हूँ यहाँ पे। तो ऐसा हुआ है मेरे साथ, ऐसा कहा है लोगों ने, तो मैंने इसलिए कहा कि इन ऑल दीज केसेस कर लो, जिससे बाद में कभी ये लाइन पढ़ के तुम भूल के ये ना बोलो कि सर सिर्फ घर को हंसी आई और किसी को हंसी नहीं आई, बाकी सब सीरियस है भाई। नहीं नहीं, मतलब हंसी तो आई होगी थोड़ी बहुत सुन के कि कभी कभी ऐसी हरकतें होती हैं, चलो सही है। बट अब मुझे पता नहीं चलता ना, तो रिप्लाई से ही पता चलता है। चलो चलो सही है। लिखा लिखा नहीं, मैं समझ सकता हूँ भाई, लिख भी रहे होगे तो लिखते लिखते रिप्लाई करने में थोड़ी दिक्कत होती है। हाँ हाँ, इमोजी नहीं है, सही बात। कोई नहीं कोई नहीं, मैं समझ में आता है थोड़ा थोड़ा तो। कि हंसी आ जाती है कुछ कुछ बातों पे, आती है, मुझे भी आ जाती है। सही है, कभी कभी बीच में मूड लाइट हो जाता है ना, ऐसे हंस के थोड़ा अच्छा लगता है। क्या क्या लिख लिया लिख लिया लिख लिया, फिर एक छोटी सी बात आ गई तो थोड़ा हंस लिए भाई हम, है ना। आज के लिए इतना काफी है क्या? एक काम करता हूँ कि चल ठीक है, टाइम मतलब नेटवर्क इशू है तो मैं थोड़ा सा और लिखवा दूं, फिर मैं कैलकुलेशन वाला पार्ट भले ही अगली क्लास में करा दूंगा ना। मैं थोड़ा सा लिखवा दूं, बस लिखने, एक काम करते हैं, आज थ्योरी वाला पार्ट 2-3 लाइनें और लिखनी है, वो लिख लेते हैं, फिर कैलकुलेशन वाला पार्ट में बाद में करवा दूंगा, उसकी चिंता मत कर, है ना उत्कर्ष, ठीक है, तेरा नेटवर्क की इशू भी दिक्कत नहीं होगी। चलो तो ये लिख लिया सबने, हंस लिए सब थोड़ा सा, मुस्कुरा लिए मतलब। ठीक है, तो अब अपन लिख लेते हैं, ये तो मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन था H2O2 के बारे में। अब वॉल्यूम स्ट्रेंथ लिख लेते हैं, ये कहाँ काम आएगा, ये अपने को नॉर्मलिटी लिखने में काम आएगा, अभी नॉर्मलिटी लिखेंगे H2O2 की, तो इसका यूज करेंगे। चलो तो जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ रूपांशु, बिल्कुल तेरे ही शब्द कहे मैंने, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। तो अब अपन वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिफाइन कर लेते हैं इसके आगे। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 को ब्रैकेट में लिख देना, इसमें लिखो the volume of O2 gas, the volume of O2 gas in bracket at STP bracket closed, that is obtained from, that is obtained from unit volume, from unit volume in bracket 1 liter bracket closed of H2O2 solution। तो 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन से कितनी O2 गैस रिलीज हो सकती है, वो उसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ कहलाती है। O2 गैस कैसे रिलीज होगी, H2O2 डिकम्पोज होता है, तो H2O2 डिकम्पोजिशन, तो
H2O2 जो है it decomposes to give you twice of H2O plus O2 गैस। इस तरीके से डिकम्पोज होता है। तो ये हम कह रहे हैं कि भाई इसके 1 लीटर से जितने लीटर O2 गैस एट एसटीपी मिलेगी वो वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो जाएगी। इसका एक एग्जांपल लिख देता हूँ, फिर इसको समझेंगे अपन। जिन लोगों ने नहीं भी रीड किया हो तो रीड कर लेना, बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा। हाँ सही बात है। तो ये डिकम्पोजिशन है जो लाइट से एक्सेलरेट हो जाता है, फोटो डिकम्पोजिशन। कुछ जगह एच न्यू लिखा मिलेगा, तो इसलिए इसको डार्क बॉटल्स में रखा जाता है H2O2 को, और अवे फ्रॉम सनलाइट रखते हैं जिससे डिकम्पोजिशन ना हो। उत्कर्ष, इससे पानी बना सकते हैं, बात सही है, लेकिन इससे पानी की कमी क्यों है? क्योंकि H2O2 अपने पास दुनिया भर भर के थोड़ी है बेटा, ये तो लिमिटेड ही है ना। जितना ये, उससे तो लाखों करोड़ों गुना ज्यादा पानी है अपने पास। H2O2 होता तो पानी की कमी नहीं होती। पानी की भी कमी नहीं है, पॉइंट इज कि पानी प्योर जो चाहिए, जिसको तुम यूज कर पाओ, उसकी कमी है ना। तो H2O2 तो बनाया जाता है नॉर्मली, आसानी से मिलता नहीं है नेचर में, ये लेबोरेटरीज में रिएक्शन में बनाया जाता है। तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर की कमी है, पानी की कमी नहीं है, दुनिया में पानी बहुत है। चलो चलो, अभी ये फटाफट से अपनी थ्योरी वाला पार्ट खत्म करें, फिर बाकी बातें बाद में। एग्जाम्पल एग्जाम्पल 10V या फिर 20V या फिर 30V, इस तरीके से रिपोर्ट करते हैं ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। दिस इज हाउ यू रिपोर्ट इट। और इसका मतलब क्या है? जैसे दैट इज, मान लो आपके पास 20V सॉल्यूशन है, 20V H2O2 solution means क्या मतलब है इसका? कि 20 लीटर्स ऑफ O2 गैस at STP is obtained from 1 liter of this H2O2 solution। तो 20V H2O2 सोल्यूशन कहने का मतलब है कि इस 1 लीटर सोल्यूशन से आपको 20 लीटर O2 गैस मिल जाएगी डिकम्पोजिशन के बाद STP कंडीशंस में, है ना। तो इसके आगे का जो कैलकुलेटिव पार्ट है या इससे जो फॉर्मूला बनाना है वो मैं आपको अगले लेक्चर में कराता हूं। है ना। तो इसकी स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी? इसकी स्ट्रेंथ इस पे डिपेंड करेगी कि H2O2 की कॉन्सेंट्रेशन क्या है। जितना ज्यादा H2O2 की कॉन्सेंट्रेशन होगी उतना ज्यादा O2 निकलेगा। ये कैलकुलेशन मैं आपको करवाऊंगा अगली क्लास में, है ना। तो यहाँ तक लिख लो और थोड़ा सा रीड करके आना। रीड करके आओगे तो बहुत ही मतलब स्मूथली तुमको खुद ही खुद चीजें दिखती चलेंगी कि हाँ हाँ ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये सर ने ऐसा बताया, ये मैंने भी देखा था, इस टाइप से, है ना। तो थ्योरी यहाँ तक लिख लेते हैं, यहाँ तक लिख लो। आज के लिए मैं इसके आगे नहीं पढ़ा रहा हूँ। तुम्हारा होमवर्क ये है कि थोड़ा पीरियड करके आएंगे। H2O2 को दोबारा से अगर नहीं किया है तो पहली बार, कर लिया है तो दूसरी बार थोड़ा सा देख लेना। ओलियम और हार्डनेस ऑफ वाटर थोड़ा देख के आना, क्योंकि इसके अगले लेक्चर में हम ओलियम पर तो डेफिनेटली पहुंच जाएंगे और कोशिश करेंगे कि हार्डनेस पर भी पहुंच पाए। ओलियम तो डेफिनेटली करेंगे, तो ये दो चीजें थोड़ा देख के आना। ओलियम आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ओलियम विल नॉट बी देयर इन एनसीईआरटी, तो आपको अपनी मॉड्यूल से देखना पड़ेगा, है ना। चलो तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं अपन, यहाँ अपनी क्लास को अल्प विराम दे देते हैं।